बजिंग स्टॉक्स, जहां पर बात करते हैं वैसे शेयरों की, जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये आपको बताएंगे लवलेश शर्मा जी। और इसके अलावा खबर बताएंगे हम, रणनीति तय करेंगे आप, खरीदें बेचें एवरेज करें या क्या रणनीति आपको फॉलो करनी है, ये खबर का विश्लेषण सुनने के बाद आप तय कीजिए। एक एक करके तमाम कंपनियों को लेकर के आते हैं। पहली कंपनी जो हमारी स्क्रीन पर आ रही है, आइए जरा स्क्रीन पर देखते हैं, और वो है आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल। इन तीनों में ही पे ही निगाहें रखनी चाहिए। और आपको बता दें कि ओपेक ने तेल डिमांड अनुमान जो है वो लगातार तीसरे महीने जो है उसमें कटौती की है। इसके अलावा 2024 में तेल की जो डिमांड ग्रोथ है वो केवल 2% के आसपास रहने की आवश्यकता का अनुमान है। दिसंबर से ओपेक जो है वो 2.20 मिलियन पर बैरल डे का उत्पादन जो है वो शुरू करने जा रहा है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में करीब 2% की गिरावट देखने को मिली है, और इसकी वजह से जो है वो थोड़ी सी घड़ी जो है वो थोड़ा सा जो है समय जो है वो गलत दिखा सकती है। इस बीच सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी सर एच पी सी एल बी पी सी एल को लेकर के? एच पी सी एल, बी पी सी एल और आई ओ सी, इन तीन पर जो है आपकी राय जानना चाहेंगे। नहीं, डेफिनेटली मेरी सलाह, जैसे मैंने ऑयल इंडिया में बोला कि स्टॉक में एक गिरावट और हो सकती है, सेम चीज मैं एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी के लिए भी बोलूंगा, क्योंकि ये फैक्टर इनको डायरेक्टली अफेक्ट करता है। और जब ओपेक ने एक गाइडलाइन दी है कि देखिए 2% या 3% तक की मैक्सिमम इसमें तेजी बनेगी, डिमांड में रहेगी, तो आई थिंक कि म्यूटेड रहने वाला एक सिनारियो उन्होंने पोर्ट्रे करा है। और उसी को देखते हुए इन स्टॉक्स में भी मेरे ख्याल से वीकनेस बनी रहेगी, और वीकनेस ना होते हुए भी हो तो साइडवेज बने रहेगा, बिकॉज यहाँ पर पूरा सप्लाई डिमांड का डायनामिक्स है। तो फिलहाल तो मैं एनर्जी स्पेस स्टॉक्स में अवॉइड की ही सलाह दूं। इनमें से कुछ एक स्पेसिफिक सवाल भी काफ़ी सारे लोगों के हैं आईओसी को लेकर के, कि 100 शेयर ले रखे हैं, 168 पे हैं, कुछ लोगों के बीपीसीएल पे हैं। तो अगर आप लेवल्स, अगर एक दो कंपनियों पे, इन तीन कंपनियों में अगर आप थोड़ा डिस्कस कर सकें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, खास तौर से जिनकी पोजीशन यहाँ पर बनी हुई है या फिर कच्चे तेल की कीमतों के गिरने की वजह से जो लोग पोजीशन बनाना चाह रहे हैं। जी देखिए, सबसे पहला तो आईओसी की बात कर लेते हैं। स्टॉक ने ओवरऑल 2024 में कोई खास परफॉर्म करा नहीं है। ऊपर में 190 और नीचे में 153, यही रेंज रही है, और ये रेंज रहेगी भी, क्योंकि ऑलरेडी 2023 में स्टॉक 92 से ऑलमोस्ट 200 हो गया था। तो ये प्राइस वाइज करेक्शन चल रहा है। प्राइस वाइज करेक्शन काफी एक टाइट रेंज में है। तो अगर किसी के पास बनी हुई है तो मेरे ख्याल से 150 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस बनाए। दूसरा, जो आपका ऊपर वापस मेरे ख्याल से 150 आता है, अगर वहां से रिवर्स होता है तो वही 185 रुपये जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है प्राइस के मतलब मुकाबले। और दूसरा, एचपीसीएल की बात करें तो एचपीसीएल में मुझे लगता है कि एज कम्पेयर टू आईओसी, एचपीसीएल तो मैं फिलहाल अवॉइड की सलाह दूंगा, क्योंकि स्टॉक में जो वीकनेस बनी है करंट लेवल्स पे, वो और मेरे ख्याल से बनी रहेगी। हिंद पेट्रो जो है, एज कंपेयर टू आईओसी अगर आप देखें, तो वो ज्यादा मैं बोलूंगा वीक है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। अगर कोई बना हुआ है तो मैं उसको 390 का स्टॉप लॉस दूंगा। आप 390 का स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को होल्ड करें, और अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप एग्जिट कर सकते ठीक सर। अब जरा रुक कर लेते हैं बजाज हाउसिंग का। बजाज हाउसिंग जो है लगातार खबरों में बना हुआ है। इनफैक्ट जब से इसका आईपीओ आया है तब से ही लगातार लोगों की निगाहों में है। पिछले 2 दिन के अंदर शेयर में करीब 8% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। कारण ये रहा कि सोमवार को आपको बता दें करीब 12.6 करोड़ शेयरों की लॉक इन सीमा जो है वो समाप्त हो गई है। यानी ऐसे निवेशक जो कि 1 महीने तक शेयर को बेच नहीं सकते थे, उसकी समय सीमा कल समाप्त हुई है। तो लोगों ने यहाँ पर जो है बिकवाली की, और उसकी वजह से कल हमने एक ठीक ठाक बड़ी गिरावट देखी, 5-6% तक के आसपास तक की गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि जो लॉक इन पीरियड था वो समाप्त हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि आज भी जो है करीब 1.5% से ज़्यादा की गिरावट जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिल रही है। सर, इस करेक्शन में कहाँ तक जाता हुआ ये शेयर दिखाई दे सकता है? हालांकि बहुत ज़्यादा चार्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे आपके पास, क्योंकि आप चार्ट्स को ज़्यादा गहनता से पढ़ते हैं। अब 2.5% नीचे 138 का लेवल है, 140 के नीचे बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्या यहाँ पर कमजोरी और गहरा सकती है? और अगर ये कमजोरी गहराती है तो क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो भी आपके पास चार्ट अवेलेबल हैं उसके आधार पर? हैं। देखिए, स्टॉक एक सिंपल सी एक थ्योरी काम करती है आईपीओ स्टॉक्स के लिए। जो पहले दिन की रेंज बनती है स्टॉक की, वो सबसे महत्वपूर्ण रहती है।
अगर वो रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो फाइन एंड गुड है। अगर उसके नीचे जाता है तो आप मानकर चलिए कि चीज को रिवर्स गेन करने में ज्यादा परसेंटेज गेन्स लगते हैं एज कंपेयर टू अदरवाइज। तो यहाँ पर अब ये 138 आ गया है, 190 के लेवल से ऑलरेडी गिर रहा है, 50 रुपए की इसमें ऑलरेडी तेजी मतलब मंदी हो चुकी है। और इसका जो लो है 130 का है। मेरे ख्याल से और इसमें वीकनेस रहेगी, क्योंकि सिंपल सा फैक्टर यहाँ पर ये काम कर रहा है कि स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस के नीचे है। पहली बात तो जो लोग थे वो काफी कुछ प्रॉफिट बुक कर कर निकल गए। जो लोग अब अभी भी फंसे हुए हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा आप 127 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर ये ट्रिगर होता है तो स्टॉक में और मुझे मेरे ख्याल से नीचे वापस से 111 110 फिबोनाची बेस पे लेवल्स देखने को मिलेंगे। 127 का स्टॉप लॉस काफी इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक। एवरेजिंग की सलाह तो नहीं होगी ना अभी, जो लोग कह रहे हैं, कुछ एक टिप्पणी आई है लोगों की। देखिए, एवरेजिंग फिर विपुल जी एक तो सिंपल सा कोट है, लूजर्स एवरेज लूजर्स। अगर हम्म। आपका नजरिया फिर आने वाले 4 5 साल 6 साल का है, आपको लगता है कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और रोज इस पे सेंटिमेंट अपना पुश नहीं करें, तो फिर आप एवरेज करें, पर करंट लेवल्स पे भी मत करिए। एवरेज 120 115 के लेवल्स पे करें तो अच्छी बात है। पर वो फिर नजरिया आने वाले 4 5 साल का रहेगा, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है और हाउसिंग फाइनेंस में इंटरेस्ट रेट्स काफी इंपॉर्टेंट है, फैक्टर बन जाता है। और ये फेज जो बिजनेस साइकिल का रहता है ये 4.5 साल तो रहता ही है। तो नजरिया भी फिर वैसा ही होना चाहिए अगर आप एवरेज करें तो। चलिए, तो ये फिलहाल राय बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के निकल करके आती हुई। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए स्क्रीन पर और ज़रा देखते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। बात कर लेते हैं रिलायंस के नतीजों की। दूसरी तिमाही के नतीजे में अगर हम देखें तो करीब 0.22% के आसपास कंपनी की आय बढ़ी है और ये बढ़कर के 2,35,481 करोड़ रुपए रही है। वहीं अगर मुनाफे की बात करें तो जैसा हमने आपको कल ही बताया था कि जो तमाम रिसर्च रिपोर्ट ऐसी कह रही है कि मुनाफा घट सकता है, वही रहा। पिछले साल के मुकाबले मुनाफा करीब करीब 3.60% जो है उसमें गिरावट देखने को मिली और ये 19,101 करोड़ पे पहुंच चुका है, 19,820 करोड़ के मुकाबले। तो ये सर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे रहे हैं। अभी आरआईएल में क्या करना चाहिए और अभी क्या आने वाले समय में जो है रिकवरी की उम्मीद करें क्या? और इस बीच बता दें आपको, ऑयल केमिकल सेगमेंट में एबिटा जो है वो ठीक ठाक गिरा है, वो करीब करीब 24% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। जियो प्लेटफॉर्म से आए करीब 18% बढ़कर के 37,119 करोड़ रुपए आती हुई दिखाई दी है जियो प्लेटफॉर्म से खाली। इसके अलावा मुनाफा जियो प्लेटफॉर्म का करीब 23.40% बढ़कर के 6,539 करोड़ रुपए रहा। ये वो कुछ महत्वपूर्ण सर हाइलाइट्स हैं आरआईएल के नतीजों के नतीजों से। 195 रुपये 10 पैसे का आरपू हो गया है। आपकी टिप्पणी सर, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर कैसा लग रहा है आपको? देखिए, जब भी हम रिलायंस इंडस्ट्रीज नाम भी लेते हैं विपुल जी, तो मेरे ख्याल से सेंटिमेंट ऑलरेडी एक बना हुआ रहता है। और वो ये है कि ये शेयर एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं है। तो 2693 आ रहा है, ऑब्वियसली जहां पर उनका म्यूटेड ग्रोथ है वहां पर ओवरऑल इंडस्ट्री सफर कर रही है। जहां पर ये लीड कर रहे हैं, जो जियो प्लेटफॉर्म है वहां पर ये लीड कर ही रहे हैं। काफी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट स्टॉक के लिए 2600 बना है। 2020 का मैं एक एक्सेप्शन हटा दूं तो स्टॉक हमेशा हायर हाई हायर लो की कैटेगरी में रहा है, अनलेस हम एक बियर मार्केट में हो। तो फिलहाल तो मैं ऐसा बोलूंगा कि हम बियर मार्केट में तो नहीं है। और रिलायंस आपको उसके उच्चतम स्तर से ऑलमोस्ट 20% करेक्टेड लेवल्स पे मिल रहा है। मैं यहाँ पर आपको फिर भी सलाह दूंगा कि 2600 से 2650 का जोन ऐसा है जो रिलायंस को काफी अट्रैक्टिव बनाता है, क्योंकि ये लेवल्स इसके 2022 और 2023 के ऑल टाइम हाईस थे। इसको ब्रेक कर कर स्टॉक 3000 गया था, तो ये वापस रीटेस्ट कर रहा है। 2600 से 2650 के आसपास रिलायंस अट्रैक्टिव बन जाता है, मेरी उसमें बाय की सलाह रहेगी। और अपसाइड में मेरा टारगेट, अगर आपका नजरिया आने वाले 1 से 2 साल मिनिमम रहता है, एक रिवाइवल आना चाहिए डिमांड में, एक बिजनेस का जो साइकिल है वो शिफ्ट होना चाहिए, तो आई बिलीव वापस से आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को 3200 के लेवल्स पर देख सकते हैं। 2600 2650 के आसपास आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है सर। चलिए इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं, टीडी पावर। टीडी पावर पे क्या कुछ खबरें हैं वो ज़रा देख लेते हैं। टीडी पावर पे खबर निकल करके आई है और खबर ये निकल के आई है कि अंतर्राष्ट्रीय गैस इंजन उत्पादकों से कंपनी को 142 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है
और ये जो कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है, ये गैस इंजन जनरेटर की सप्लाई के लिए कंपनी को ये ऑर्डर दिया गया है, टीडी पावर को। इसके अलावा आपको बता दें कंपनी को अगले कुछ एक और तिमाही में और ज़्यादा नए इस तरह के ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद कंपनी में जताई गई है कंपनी की तरफ से। और आपको बता दें कि इसी के चलते शेयर के अंदर करीब करीब 4% के आसपास का उछाल बढ़त देखने को मिल रही थी। सर, टीडी पावर एक और कंपनी जहां पर कि आज मोमेंटम है 4.5% के आसपास का, 404 के ऊपर। टीडी पावर कैसा लग रहा है सर आपको? नहीं, अच्छा है विपुल जी, स्टॉक लीनियर है पूरा। अगर आप मार्केट का जो निफ्टी इंडेक्स का देखें या फिर दूसरे पावर स्पेस में जो स्टॉक्स हैं उनका देखें, और स्पेसिफिकली अगर आप इसका ट्रेंड देखें तो 45 डिग्री एंगल पे रहा है। ये दर्शाता है कि स्टॉक में हमेशा मोमेंटम बने रहा है। करंट लेवल्स 404 के आ रहे हैं। अगर किसी को फ्रेश निवेश भी करना है तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है, क्योंकि यहाँ पर 380 का एक स्टॉप लॉस बन जाता है, जो ऑलमोस्ट 6-7%, 8% का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ऑन द हायर साइड जो टारगेट रहेंगे वो 445 से 495 तक के रहेंगे, तो इसमें फ्रेश निवेश की भी सलाह रहेगी। 380 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक सर। चलिए, अगली कंपनी निकल करके आती है सनटेक रियल्टी। सनटेक रियल्टी पे आपको बता दें दूसरी तिमाही के नंबर्स, बिजनेस अपडेट्स निकल करके आई हैं। इसमें जो है प्री सेल जो है उसमें हमने देखा ठीक ठाक इजाफा रहा, करीब करीब 32.7% बढ़ करके ये 524 करोड़ रुपए रही है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तिमाही में कंपनी का कलेक्शन जो है वो 24.8% बढ़ करके 267 करोड़ रुपए देखने को मिला है। इस बीच नुआमा ने भी शेयर पर बाय रेटिंग के साथ लक्ष्य को बढ़ा के कर दिया गया है अब 702 रुपये। और इन्हीं तमाम कारणों की वजह से हम देख रहे हैं कि शेयर के अंदर काफ़ी शानदार मूव। जब हमने खबर बनाई थी तब सनटेक रियल्टी का शेयर करीब करीब 7% की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था। अभी अगर हम देखें क्या स्थिति देखने को मिल रही है, तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है करीब करीब 6.5% ऊपर। सर, 590 के आसपास कैसा लग रहा है सनटेक? नहीं, अच्छा ही है इसमें विपुल जी। जिस तरह से पूरे स्पेस में ये एक तरह से आप मानकर चले 2016 से 2020-21 के बाद जो ब्रेकआउट हुआ था, एक रेंज में फंसा हुआ था स्टॉक। लेकिन जब तक के स्टॉक 550, जो इसका जी प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि इसमें नीचे में जो 550 से 560 के लेवल से वहां पर कंटिन्यूसली बाइंग बन रही है, और वो इम्पोर्टेंट लेवल्स है। मेरे ख्याल से एक बार स्टॉक 630 तक के वापस से टेस्ट कर सकता है। 630 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो ऑन द हायर साइड देयर कैन बी हायर टारगेट्स ऑफ अराउंड 710 टू 730। 710 730 तक के टारगेट बन सकते हैं। तो इसमें मेरी होल्ड की ही सलाह रहेगी। नीचे में 550 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी। चलिए, अगली कंपनी लेकर के आते हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबर के निकल करके आई है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर भी आपको बता दें कि अपडेट की ही खबर आई है। नुआमा ने यहाँ पर कंपनी के ऊपर अपनी कवरेज जो है वो शुरू कर दी है, और इसी शुरुआत के साथ कंपनी ने नुआमा ने शेयर को बाय रेटिंग दी है, और इसके साथ साथ लक्ष्य इसका बढ़ा करके कर दिया है 390 रुपये। महाराष्ट्र मरीन बोर्ड से हाल आपको बता दें 2 दिन पहले LOI लेटर ऑफ इंटेंट यानी प्रशस्ति पत्र जो है वो मिला है। इसके अलावा पालघर मुरबे में पोर्ट विकसित करने के लिए आपको बता दें कि ये लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो कंपनी को जारी किया गया है, और इसके चलते करीब 1% के आसपास की बढ़त थी जब हमने खबर बना रहे थे हम, और सुबह काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था, 3-4% ऊपर था शेयर। सर, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एक और बजिंग स्टॉक्स, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? जी, मैं बिल्कुल बुलिश हूँ इस स्टॉक में। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा मेरे ख्याल से 220 के लेवल से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, तब भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है। 320 पर आ रहा है। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 305 से लेके 310, ये यहाँ से एक और 4-5% की गिरावट आने दीजिए। आप 300 रुपये से 310 का जो जोन है वो स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पर बाय करें। 290 रुपये का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखें। मेरे ख्याल से वापस से इसका जो ऑल टाइम हाई है 360, तो 305 से एक 20% का तो अप्रिसिएशन आपको मिलेगा ही। 360 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है तो मेरे ख्याल से 410 420 जो भी टारगेट है वो इजीली अचीव हो सकते हैं। ठीक सर। चलिए, अब इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।